अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। देखिए, कार्ल मार्क्स को समझने के लिए और उनके थियरीज को समझने के लिए हमें उसके ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो है वो हीगल है, उसको समझना होगा। अब डायलेक्टिक जो है इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डायलेक्टिक ओरिजिनेटेड इन ग्रीक। डायलेक्टिक जो है वो सोक्रेट्स ने भी यूज़ किया है, अरिस्टोटल ने भी यूज़ किया है और ये उस ज़माने में एक मेथड ऑफ आर्गुमेंट जो है ये समझा जाता था। बहस मुबाहिसे के लिए बतौर बहस मुबाहिसा इस्तेमाल किया जाता था ये डायलेक्टिक। हीगल ने इस डायलेक्टिक के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा है, द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। उसकी एक किताब है, उसमें काफ़ी डिटेल में उन्होंने डायलेक्टिक की बात की है। अब डायलेक्टिक का क्या मतलब है? डायलेक्टिक का मतलब यह है कि हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं या आइडियाज हैं, फॉर एग्जांपल एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है, तो इन दोनों से एक नई आइडिया जन्म लेती है और इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं डायलेक्टिक। देखें, कार्ल मार्क्स जो था वो लेफ्ट हेगेलियन था। कार्ल मार्क्स ने हेगल को काफी स्टडी किया था और कार्ल मार्क्स ने जो रास्ता जुदा किया हेगल से, तो वो उसकी जो वजह थी वो मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म। क्योंकि हेगल जो था वो एक आइडियलिस्ट था और कार्ल मार्क्स जो था वो मटेरियलिस्ट था। हेगल ने ये डायलेक्टिक यूज किया और ये डायलेक्टिक कार्ल मार्क्स ने भी यूज किया, लेकिन जो हेगल का कॉन्सेप्ट था उसको आमतौर पर हम बोलते हैं डायलेक्टिकल आइडियलिज्म या हेगेलियन डायलेक्ट, और जो कार्ल मार्क्स का था उसको हम बोलते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। यहां फर्क जो है वो मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म की है। तो हीगल के मुताबिक जो नॉलेज है या रेशनैलिटी है वो हालत तगय्युर में है, मतलब ये बदलते रहते हैं। देखिए, हीगल के मुताबिक दो आइडियाज हैं, एक आइडिया को हम बोलते हैं थीसिस और दूसरे को हम बोलते हैं एंटीथीसिस। ये आपस में कंट्राडिक्टरी है और इसके नतीजे में एब्सोल्यूट आइडिया जन्म लेती है जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। और हीगल के मुताबिक ये तो दुनिया का कानून है, ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिंथेसिस फिर एक दफा थीसिस बन जाएगा और फिर इसके लिए एक एंटीथीसिस पैदा हो जाएगा और फिर ये सिंथेसिस बन जाएगा और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। हीगल के मुताबिक इंसान के माइंड में जो तगय्युरात आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, ये इंसान को कहां पहुंचा देते हैं? एक वक्त इंसान को एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस तक पहुंचा देते हैं। और हीगल के मुताबिक जो रैशनैलिटी आती है वो थियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल फोर्सेस के थ्रू आती हैं। बेसिकली हीगल जो था वो स्पिरिचुअलिटी पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता था और वो समझता था ऐसे कि इंसान के जो कामयाबी और नाकामी के वजूहात हैं वो सारे नॉन मटेरियल हैं एक तरह से। उस ज़माने में बादशाहत जो है वो उसको भी खुदा का एक रूप समझा जाता था। उस ज़माने में जो बड़े लोग होते थे, मतलब जो ताकतवर लोग होते थे, वो रिलीजन को एज ए टूल यूज़ करके मतलब अपना स्टेटस को बरकरार रखते थे और रिलीजन को यूज़ करके लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे और लोगों के जो असल नीड्स होते थे, बेसिक नीड्स होते थे, वो उनसे मतलब लोगों को उनसे डाइवर्ट करते थे। मतलब लोग जो है ना उससे डाइवर्ट हो जाते थे, उसको छोड़ देते थे, उससे मुंह मोड़ते थे या रास्ता बदल देते थे। तो वो जमाना एक फॉल्स कॉन्शियसनेस का था, हम ऐसे कह सकते हैं कि एक फॉल्स कॉन्शियसनेस का जमाना था। उस जमाने में रिलीजन को इस तरह इस्तेमाल किया जाता था कि वो असल रियलिटी को छुपाए और असल जो इंसान की तकलीफें हैं उसको छुपा के रखें। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने बताया है कि रिलीजन इज द साई ऑफ ऑप्रेस्ड क्रिएचर एंड इट इज द ओपियम ऑफ द पीपल। कार्ल मार्क्स लेफ्ट हेगेलियंस, फ्यूरबाच एंड ब्रोनोबावर, इन दोनों से काफ़ी मुतासिर थे। ये भी लेफ्ट हेगेलियंस थे। फ्यूरबाच बोलता है कि रिलीजन का जो रूट है, जो जड़ें हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी में ढूंढनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमन इटसेल्फ। ये इंसान की अपनी पैदावार है और ये इंसान ने अपने सुकून के लिए बनाई है। और प्योर बात जो है वो रिलीजन से लिबरेशन की बात करते हैं और बोलते हैं कि ह्यूमन शुड लिव थ्रू लव एंड ह्यूमन वर्च्यू। तो ये सोल्यूशन भी प्योर मटेरियलिस्टिक नहीं है, तो यहाँ पे भी कार्ल मार्क्स ने प्योर बाच को क्रिटिसाइज किया। हीगल ने अपने डायलेक्टिक में माइंड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। माइंड को वो जीस्ट बोलते हैं, जीस्ट एक लफ्ज़ है और इससे वो माना लेते हैं स्पिरिट, इसको हम बोल सकते हैं या माइंड ही बोल सकते हैं। ये दोनों मतलब हम इनसे ले सकते हैं, माइंड बस या स्पिरिट। जनरली आइडियलिज्म ये समझता है कि सबसे पहले आइडिया है, फिर इसके बाद मटेरियल है, जबकि मटेरियलिस्ट्स बोलते हैं कि सबसे पहले मटेरियल है, बाद में आइडिया है। कार्ल मार्क्स बिलीव करता है कि इंसान के अपने कुछ ज़रूरियात हैं, बेसिक नीड्स हैं,
जो मटेरियल हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और फिर उसके बाद जितनी भी आइडियाज़ हैं या आइडियोलॉजीज़ हैं ये उससे डेवलप होती हैं। ये कभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो बेस हैं और सुपर स्ट्रक्चर हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कभी, कि बेस हमारा इकोनॉमिक है और फिर इसके ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं। तो अब जो ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है ये टोटली अगेंस्ट डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है या हेगेलियन डायलेक्ट है, और ये कहता है कि मैटर इन मोशन, ये मैटर जो है ये बदलता रहता है, डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं वो बदलते रहते हैं। कभी किसी ज़माने में फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन होता था, अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये ऐसे बदलते रहते हैं और एक क्लास स्ट्रगल जारी है, और ये क्लास स्ट्रगल जारी रहेगा। एक वक्त आएगा कि जो कंट्रडिक्शन है लोगों के बीच में, स्ट्रगल है, ये जो कंट्रडिक्शन है किसी न किसी रूप में नमूदार होते हैं, तो ये एक वक्त में फिर जो है वो इसका एक सोल्यूशन निकल आएगा जिसको हम बोलेंगे सिंथेसिस, और उसको कार्ल मार्क्स नाम देते हैं कम्युनिज्म का। ठीक है, कम्युनिज्म में बिल्कुल इनइक्वालिटी खत्म हो जाएंगी। जैसे कार्ल मार्क्स बोलता है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें दो क्लासेस हैं, एक बोर्जवा है, एक प्रोलेटेरिएट है। ठीक है, बोर्जवा जो है वो प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका जो है वो सरप्लस जो है वो सारा ले रहे हैं, और उन्होंने जो लोअर क्लास है या प्रोलेटेरिएट है उनको जहालत में रखा गया है। तो ये फॉल्स कॉन्शियसनेस एक दिन ट्रू कॉन्शियसनेस में बदल जाएगा, जैसे क्लास स्ट्रगल में वो बताता है, और ये ट्रू कॉन्शियसनेस में जब बदल जाएगा तो लोग जो है वो फिर एक और चेंज के लिए खड़े हो जाएंगे, और ये चेंज जो आएगा ये टोटली मतलब उसमें इक्वलिटी होगी, ये इनइक्वालिटी फ्री होगा। देखिए, कार्ल मार्क्स जो थे वो एक और जर्मन फिलोसोफर और हिस्टोरियन जिसका नाम फ्रेडरिक एंगल है, उसके साथ उसकी काफ़ी दोस्ती थी। उन्होंने ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है उसको डेवलप किया था। फ्रेडरिक एंगल के मुताबिक उन्होंने 3 लॉज जो है वो बारो किए थे हेगल से। इसमें सबसे पहले जो है वो है लॉ ऑफ यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स। अब इसमें 2 बातें आ रही हैं, एक कन्फ्लिक्ट है और एक यूनिटी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि दिन और रात जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन हम दिन के बगैर रात को नहीं जान सकते और रात के बगैर दिन को हम नहीं समझ सकते। मतलब कि अगर दिन ना होता तो हम रात को कभी नहीं समझ पाते, और अगर रात ना होती तो हम दिन को कभी अंडरस्टैंड ना कर पाते कि मतलब दिन क्या चीज़ है, रात क्या चीज़। एंगल बोलता है कि जो दोनों है, जिस तरह हम बोलते हैं थीसिस और एंटीथीसिस, जो दोनों है वो आपस में कंट्राडिक्टरी भी है लेकिन आपस में यूनिटी मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में 2 क्लासेस हैं, एक बोर्जुआ है और दूसरा प्रोलेटेरिएट है। ये दोनों कंट्राडिक्टरी रिलेशन में है, मतलब दोनों का कंट्राडिक्शन है, एक जो है वो दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कि बोर्जुआ जो है वो अपना मकसद प्रोलेटेरिएट के बगैर हासिल नहीं कर पाता, और प्रोलेटेरिएट जो बंदा है वो अर्न नहीं कर पा सकता बोर्जुआ के बगैर। वो वहाँ उसकी कंपनी में काम करता है और वहाँ से पैसे कमाता है। और फिर इसके बाद दूसरा जो है वो है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में मजदूर जो है वो स्ट्राइक करते हैं, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरे लिए छुट्टियाँ बढ़ा दो। तो ये सारा जो है ये क्वांटिटेटिव चेंज है, एक क्वांटिटेटिव चेंज वो चाहते हैं। रफ्ता रफ्ता वो लोग जो है जब उनकी छुट्टियाँ भी बढ़ा दी जाए, जब उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, तब भी वो सुकून से नहीं बैठेंगे। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इनहेंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो एलियनेट हो रहे हैं। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक कार बना रहा हूं, वो कार जो है वो मैं खरीद नहीं सकता। मैं एक लेबर हूं, मैं एक कार बना रहा हूं, लेकिन वो कार मैं खरीद नहीं सकता। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं इससे एलियनेट हूं, जो प्रोडक्टिव प्रोसेस है उससे भी मैं एलियनेटेड हूं। तो आखिर में ये लोग जो है वो ट्रू कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि यार ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ही, इसको ही जो है वो जड़ से उखाड़ देना चाहिए, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि बोर्जुआ का जो स्टेटस को है वो बरकरार ना रहे, वो हमें एक्सप्लॉइट ना करें। जब वो क्वांटिटेटिव चेंज से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, जो लेबर क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट है, फिर आगे जाके वो क्वालिटेटिव चेंज की बात करते हैं। वो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक जब ये कैपिटलिस्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा तो इसके बाद एक और सिस्टम आएगा जिसको हम बोलेंगे कम्युनिज्म। वहां पे इक्वालिटी होगी। फिर इसके बाद है लॉ ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि थीसिस आ जाता है, फिर इसके बाद एंटी थीसिस, उसका एक अपोजिट आ जाता है। दोनों में कुछ कुछ खामियां होती हैं
और फिर उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं उससे कुल मिला के एक नया चीज़ बनता है जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। और फिर वो सिंथेसिस खुद एक थीसिस बन जाता है जिसका एक अपोजिट फिर एक एंटीथीसिस। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है और ऐसे ऐसे ही रिवोल्यूशंस और चेंजेस, आई मीन कि चेंजेस सोसाइटी में आते रहते हैं। मतलब कि हम समझते थे कि यार ये फ्यूडलिज्म अच्छा नहीं है, तो फिर कैपिटलिज्म आया। अब हम समझते हैं कि कैपिटलिज्म अच्छा नहीं है, फिर एक ज़माना आएगा कि कम्युनिज्म आ जाएगा, तो कम्युनिज्म आ जाएगा। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। That was the dialectical materialism. I hope you will understand it well. Thank you. Allah Hafiz.